हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर, जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। जैसा कि हम लोगों का सभी का डिस्कशन चल रहा था, कमिटमेंट चल रहा था कि मैं आपको सारी की सारी PGT GIC की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। उसी सीक्वेंस में आज आपको तीसरी या चौथी क्लास मिल रही है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप ये बात मान लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, जब आप एग्ज़ाम देके वापस आएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में जो फ्यूचर गोल्स वाले सर ने पढ़ाया है वो आया कि नहीं आया, वो आप मुझसे कहिएगा। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, चाहे वो अभी आप लिख लीजिए या आप समझ लीजिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये जितनी भी मैराथन आपकी अपलोडेड है, 12-13 मैराथन, सारी मैराथन्स आप देख लीजिए। देखने के बाद में उनके नोट्स बना लीजिए और बार बार उन्हें देखिए, जिससे आपके दिमाग में वो हर एक फॉर्मूला सेट हो जाए जो एग्ज़ाम में आने वाला है। 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन एज इट इज़ जो मैं फॉर्मूले बताऊंगा उनसे ही आएंगे, आप ये मान लीजिए मेरी बात। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही, खूबसूरत लग रही हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मैकेनिक्स का आपका यूनिट। वो मैकेनिक्स में कुछ सिलेबस बता देता हूँ आपको क्या क्या है, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें आएंगी नहीं, आप फालतू में यूनिट पढ़ रहे होंगे, समझ में आएगा नहीं, है ना। वेक्टर अलजेब्रा दिया है, स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, वेक्टर एनालिसिस दिया हुआ है, बैकग्राउंड ऑफ द वेक्टर कैलकुलस दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, ये सब दिया हुआ है। वॉल्यूम इंटीग्रल स्टोक्स के लॉ में दिया हुआ है, लाइन इंटीग्रल मैंने लिख दिया है, सरफेस मैंने, हर चीज़ जिसे थोड़ा जल्दी हो जाए, अगर मैं समझाने को बताऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं इसे लिख करके आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक ज़्यादा नहीं पूछे गए। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, पर इस बार उम्मीद है कि 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, फिर आज हम लोग पहले डिस्कस करते हैं थोड़ा सा वेक्टर और स्केलर। ये सब आपको पता है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्या होती है, इनके डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सब आपको पता है। ये सभी मैकेनिक्स की मैराथन में अपलोडेड है, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। A क्रॉस B, AB साइन थीटा, ये आपका वेक्टर है। स्केलर में A डॉट B इज इक्वल AB कॉस थीटा, ये आपका स्केलर है। इन दोनों को आपको याद रखना है। ओके, अब इसके आगे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके आगे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस नाम जैसे आप समझ रहे हैं ना, वैसा कुछ इसका बहुत बड़ा औचित्य नहीं है, फिर भी इनसे क्वेश्चन आज तक नहीं बने हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे फॉर एग्जांपल लाइन इंटीग्रल का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो पूरी सरफेस के लिए जो होता है वो, या कर्व सरफेस के लिए वो, तो होल सरफेस ऑफ इंटीग्रल C, ठीक है, FDR इज इक्वल F1I F2J F3K डॉट dr। ये आपका बेसिक इक्वेशन है, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल में जो यहाँ पर दिया हुआ हमारा ये फॉर्मूला, जो बेसिक फार्मूला है, उस बेसिक फार्मूले को अगर हम कुछ एक्स्ट्रा समझना चाहें तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि होल सरफेस या होल कर्व के लिए जो लाइन इंटीग्रल होगा उसका फॉर्म ये होगा। अगर वो लाइन 3 डायमेंशनल मोशन में होगी या 3 डायमेंशन में होगी तो यहाँ पर 3 होंगे, F1 F2 F3, I मीन्स X, J मीन्स Y, K मीन्स Z, ऐसा होगा। ओके, यहाँ पर dr जो दिया हुआ है, dr, इस dr की भी एक वैल्यू होगी, वो dr की वैल्यू होगी XI YJ ZK। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी F1 F2 F3, क्योंकि ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, निगलेक्ट हो जाएंगी। तो F1X F2Y F3J, ऐसे करके एक वैल्यू आ जाएगी, उसका मान निकालना। हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फिर भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ये हो गया आपका लाइन इंटीग्रल। फिर आ जाइए आप सरफेस इंटीग्रल पे। ये सरफेस इंटीग्रल दिया हुआ है आपका, तो सरफेस इंटीग्रल में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है, आपको फॉर्मूले याद रखना है, क्योंकि यहाँ से अभी तक जितने भी पेपर्स उठे हैं, बने हैं, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले ही पूछे गए हैं और मेरे हिसाब से फॉर्मूले ही पूछे जाएंगे। तो ये सरफेस का दिया हुआ है, सरफेस का। अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पर डबल इंटीग्रल क्यों लगा, क्योंकि सरफेस में 2
साइड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डी एस, मीन्स डी एस की जगह पर ए भी हो सकता है, या यहाँ पर कुछ भी एरिया का फंक्शन मान सकते हैं उसको, यहाँ पर एन भी ले सकते हैं, सिर्फ एन, ठीक है, या आर भी ले सकते हैं। तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, एफ इंटू डी ए कर सकते हैं, एफ की जगह पर वी हो सकता है, पी हो सकता है, एम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी बन जाएगी ये वाली, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, ओके। ये फॉर्मूला आएगा कैसे? तो ये फॉर्मूला ऐसे आएगा, किसी भी एक सरफेस डीए के लिए आपको बताना है सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला बताना है आपको। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एज इट इज में लिखा होगा, हो सकता है यहाँ पर n की जगह पर ये फॉर्मूला रख दिया जाए। तो आपको ये भी याद रखना है, जो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला दिया है भैया, ठीक है, ये वाला फार्मूला जो दिया हुआ है, इस वाले फार्मूले को हम इसकी जगह पर पुट करके एक वैल्यू अलग से निकाल सकते हैं। वो वाली वैल्यू जब यहाँ पर हम रखेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो इस फार्मूले का पूरा प्रारूप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, इसलिए मैंने इसे अलग से रखा है। कभी कभी ये क्वेश्चन में यही पूछ लेता है ऐसे एज इट इज़, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते, इसलिए मैं यहाँ से डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है। फिर आ जाइए डाइवर्जेंस एंड कर्ल में। ये तो मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है, कि इसका लेक्चर भी अपलोडेड है, आप लेक्चर में देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही आएंगे, ठीक है। डाइवर्जेंस एंड कर्ल में आ जाइए। डाइवर्जेंस v दिया हुआ है, यहाँ पर जरूरी नहीं v होगा, जरूरी हो सकता है r दे दे, यहाँ पर p दे दे, k दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो डाइवर्जेंस d हो गया डेल डॉट v, इसकी वैल्यू ये होती है, डेल की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे, डेल बाई डेल जेड के। v की जगह पर आपको ये याद रखना है, जो ये v दिया हुआ है, v की वैल्यू हो सकती है, v की वैल्यू हो सकती है v1 i, v2 नहीं x, v2 y, v3 z और साथ में i j k, ठीक है। इतना हो सकता है। इसका यहाँ पे देख लीजिए, मैं डेल का लिखा होगा, डेल की वैल्यू, ठीक है। अब जो यहाँ पर v1 दिया है, इसको चेंज करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ओके। इस हिसाब से ये आपका डाइवर्जेंट हो गया। कर्ल में आ जाइए। देखिए ये डाइवर्जेंट मीन्स डॉट, कर्ल मीन्स क्रॉस। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ये दो फॉर्मूले ही आपको याद रखने हैं, ये दो फॉर्मूले ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कि डाइवर्जेंट f लिखा हुआ है, यहाँ पर r कर सकते हैं, x कर सकते हैं, y कर सकते हैं, z कर सकते हैं। तो आपको ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं भैया, ठीक है। फिर इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या दिया है? गॉस थ्योरम दिया हुआ है। तो गॉस थ्योरम में क्या आपसे पूछ सकते हैं? गॉस थ्योरम में भी आपसे फॉर्मूले ही पूछे जाएंगे, बट वो फॉर्मूले पूछे जाएंगे मेरे हिसाब से, जो मैंने एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले पूछे जाएंगे वो फॉर्मूले मैं भी बताता हूँ, पेशेंस रखिए आप, ठीक है। तो ये हो गया एफ डॉट डी ए होल सरफेस के लिए, ये भी होल सरफेस के लिए हो जाएगा डेल डॉट एफ डी वी। तो डेल की वैल्यू ये दी हुई है, एफ एक कोई वेरिएंट वैल्यू होगी जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगी, ठीक है। और डीवी का मतलब यहाँ पर क्या है? किसी भी सरफेस के लिए, मान लीजिए सरफेस आपके पास एक स्फीयर है तो उसकी डीवी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर ये इसका मान हो जाएगा इतना। डेल की वैल्यू इतनी दी हुई है, डेल की वैल्यू ये दी हुई है। ये डेल की वैल्यू ही आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद रखनी है, ये आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी ऐसा आता है कि डाइवर्जेंट आर इज इक्वल कितना होता है, तो डाइवर्जेंट आर की वैल्यू 3 होती है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर ये आ गया आपका एक और बढ़िया सा फॉर्मूला, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पर उम्मीद तो मुझे नहीं लग रही यहाँ से क्वेश्चन बनने की। डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का जो आपका डाइवर्जेंस रूल है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। डबल इंटीग्रेशन एस सरफेस के लिए दिया हुआ है, एफ कोई वैल्यू दी हुई है, एन मीन्स नॉर्मल दिया हुआ है, डी एस मीन्स सरफेस दी हुई है, और वॉल्यूम के लिए दिया हुआ है ये, ठीक है। वॉल्यूम के लिए दिया हुआ है डेल डॉट एफ डी वी। देखिए यहाँ पर सेम, यहाँ पर क्या था? होल सरफेस, यहाँ पर 3 सरफेसेस, मीन्स वॉल्यूम यहाँ पर भी है, वॉल्यूम यहाँ पर भी है, सेम कंडीशन लागू हो रही है। फॉर्मूला याद रखिए आप, फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ही भैया पूछा जाएगा आपसे। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। ये एक फॉर्मूला डेल डॉट मतलब डेल्टा डॉट बी इज इक्वल 0, नंबर 2।
आप इतने फॉर्मूले याद करेंगे, मैं गारंटी, जितना बोर्ड मैंने लिखा है इसमें से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो एक ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और इसी का दूसरा फॉर्म है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही है। ठीक है, देखिए ये डॉट प्रोडक्ट के लिए था, ये था डॉट प्रोडक्ट के लिए। अब ये वाला जैसे मान लीजिए स्केलर क्वांटिटी के लिए था, ये था वेक्टर क्वांटिटी के लिए, वेक्टर के लिए। तो वेक्टर के लिए कितना हो जाएगा, देखिए डेल्टा क्रॉस बी इज इक्वल म्यू नॉट जे, जे इज इक्वल क्या होता है, आपने बचपन से ही पढ़ रखा होगा, आई बाई ए होता है, 1/c² डेल ई बाई डेल टी। ये भी फॉर्मूला आपको ऐसे ही एग्जाम में मिलेगा, ये भी आप समझ लीजिए भैया। आपको क्या लगता है कि जितना भी मैं फार्मूला यहाँ पर लिख के लेके आया हूँ, जो भी बताया है मैंने, वो सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में पूछे गए। ठीक है, वो सारे के सारे आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, अलग अलग KVS में, कोई NVS में, इस तरह से बहुत सारे फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो φE ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, डेल्टा क्रॉस E माइनस dB/dt, और ये हो गया फ्लक्स के लिए, ये भी फ्लक्स के लिए था और ये वाला भी फ्लक्स के लिए। ठीक है, ये वाला भी फॉर्मूला फ्लक्स के लिए दिया हुआ है। ठीक है, φB इज इक्वल होल सरफेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एनी सब्जेक्ट्स या एनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, B डॉट A इज इक्वल 0, ये भी ऐसे कोई पूछ सकता है कि अगर कोई सरफेस है उस पर मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहे, लिंक होने के बाद में नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैक्सवेल के इक्वेशंस बताइए। तो ये सारे इक्वेशंस आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाले हैं, आप समझ लीजिए ये बात। इतने सारे फार्मूलों में से जो मैंने आपको ये बताया है, इन फार्मूलों में से हर एक फार्मूला आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है। जैसे ये वाला फार्मूला आपके UPPSC में आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं कि D यहाँ से क्या, D क्या है, यहाँ पे रो क्या है। तो अगर हम इस E को चेंज करेंगे किसमें, हाँ इसमें अगर चेंज करेंगे तो इस रो की वैल्यू हो जाएगी Q बाई V। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो इसका मान सेम टू सेम वैसा ही हो जाएगा जैसा हम लोग पहले फॉर्मूले को ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब आगे चलते हैं हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले से, जहाँ से मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन बनने के चांस हैं 10%, स्टोक्स लॉ से। तो स्टोक्स लॉ ये सभी मैथमेटिकल फार्मूले हैं, बट आपको आपकी फिजिक्स के अकॉर्डिंग, GIC के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो जैसे स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग होल सरफेस के लिए, कर्व सरफेसेस के लिए दिया हुआ है F डॉट dr। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये सब फॉर्मूले ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। F डॉट dr, डबल सरफेस ऑफ इंटीग्रल S डेल्टा इंटू F डॉट n सिग्मा DE, D सिग्मा, ये वाला फॉर्मूला। पिछली बार शायद ये NVS में पूछा गया था क्वेश्चन कि स्टोक लॉ का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, करेक्ट फॉर्मूला कौन सा नहीं है, और ये तीनों फॉर्मूले दिए हुए थे। ठीक है, चौथे फॉर्मूले में लाइन इंटीग्रल का दिया था, F इंटू dr आगे लगा करके सिग्मा DE कर दिया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, कौन सा नहीं है। ये कर्ल के फॉर्म में है। ठीक है, हालांकि ये इसी का फॉर्म है, ये कर्ल के फॉर्म में दिया हुआ है और ये शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। F डॉट dr इज इक्वल टू S डेल F D A। ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने के फुल चांस हैं इसमें। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। एक होता है A क्रॉस B, AB साइन थीटा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक और फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बताता हूँ, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा।
ये भी आपको याद रखना है एज इट इज़। ओके, ये कुछ फॉर्मूले हो गए। अब आपकी कुछ और बेसिक से फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, वो बताता हूँ मैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो बताता हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन यही बढ़िया सा पूछा गया था कि कहाँ चला गया, गॉस सरफेस गॉस सरफेस गॉस सरफेस। हाँ, क्वेश्चन ये था, फॉर विच वैल्यू ऑफ n डेल्टा आर द पावर n इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें दिया था n इज इक्वल 1, n इज इक्वल -2, n इज इक्वल -2, n इज इक्वल -1, ये दिया हुआ था। तो इसमें वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ये यूथ पब्लिकेशन के बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, यूपीपीएससी प्रवक्ता में पूछा गया है, ठीक है। ये बेसिक से क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अब इसके आगे आपके सिलेबस में दिया हुआ है सेंट्रल ऑफ मास। सेंट्रल ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास देखते हैं। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके RCM पर निर्भर करता है। मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स दिए हुए हैं, इनके मास दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका RCM कितना हो जाएगा, m1 r1 m2 r2 बाई m1 प्लस m2, ये इसका RCM हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन अगर मान लीजिए इसका XCM निकालना है तो कैसे हो जाएगा, मतलब x डायरेक्शन पे x1 m2 x2 बाई m1 m2। अगर हम YCM निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, m1 y1 m2 y2 बाई m1 प्लस m2। ये हो गया आपका दो फार्मूला। अगर हम ZCM निकालना चाहें तो ऐसे ही हो जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 बाई m1 प्लस m2। ऐसे करके बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे आपको दिया हुआ है ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ये गैलेन इक्वेशन इसमें मैं आपको बताऊंगा। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ इक्वेशन दिया, कोरिलेसिस फोर्स दिया हुआ, कोरिलेसिस फोर्स का एग्जाम। वैसे तो बेसिक इसका यूज जो है पृथ्वी की सतह पर किया जाता है। कोरिलेसिस फोर्स यहाँ पर काम करता है। मान लीजिए यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, हवा के दबाव की वजह से जो फोर्स पृथ्वी की सतह पर लगता है उसके लिए फोर्स वर्क करता है। तो वो फोर्स होता है 2F cos थीटा। 2F cos थीटा होता है आपका कोरिलेसिस फोर्स, ठीक है। इसमें अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दिया तो फोर्स कितना लगेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, F की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इस वाले F की FC, ठीक है। इसमें आपसे यही पूछ सकता है कि कोरिलेसिस का फोर्स अधिकतम कहाँ होता है, न्यूनतम कहाँ होता है। तो न्यूनतम ध्रुवों पर होता है और भूमध्य रेखा पर, ध्रुव मतलब पोल्स पे होता है, इक्वेटर लाइन पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। आपको ये याद रखना, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। तो मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है, अगर हम बेसिक चीज़ समझें या बेसिक चीज़ एक्सप्लेन करें तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मोशन किस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, कितना नहीं होगा, ये डिफाइन करना उसके मास और उसकी रेडियस पर, उसकी सेंटर ऑफ रेडियस पर डिपेंड करता है। जिसका सेंटर ऑफ रेडियस ज़्यादा होगा उसका मास इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। कितने टाइम ज़्यादा होगा, I इज इक्वल mr स्क्वायर होता है। अगर r को हम 2 गुना कर देंगे तो जो इसका इनर्शिया है वो 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, ये आप समझिए। और जब कोई एक ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो वो 3 टाइप के मोशन करता है, जिससे उसमें होता क्या है, उसकी जो इनर्शिया की पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा समझाना चाहूँ आपको तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बताता हूँ, I इज इक्वल m1x1 स्क्वायर m1x2 स्क्वायर y स्क्वायर mz स्क्वायर, मतलब तीनों डायरेक्शंस में जो भी चीज़ें बढ़ेंगी, जो भी चीज़ें घटेंगी, वो क्या होगा, वो आपका मोशन ऑफ बॉडी कहलाएगा, ठीक है। अब आता है आपका इनर्शिया क्या होता है, किसी भी क्वालिटी, किसी भी मैटर का, किसी भी ऑब्जेक्ट्स की ऐसी क्वालिटी जो अपनी जो सिचुएशंस है, मतलब अपना फेज डिफरेंस है, फेज चेंज है,
उस फेज चेंज का अपोजिशन करता है, उसे हम उसका इनर्शिया कहते हैं। वैसे तो बेसिकली जड़त्व का एक फार्मूला होता है I = mr²। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जैसे जड़त्व का फार्मूला पूछते हैं लोग तो I = mr² होता है। डिस्क के लिए 1/2 mr² होता है, स्पीयर के लिए 2/5 mr² होता है। किसके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिर कि जड़त्व आघूर्ण के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले में से कौन सा फार्मूला क्या है ये आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनर्शिया का I = mr फार्मूला, I = mr², ठीक है ना। या फिर ये लिख सकते हैं सिग्मा mr², ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसकी जगह पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के, जैसे रॉड आती है, सिलेंडर आता है, डिस्क आता है, स्पीयर आता है, होलो स्पीयर आता है, एक लेंथ L और B लेंथ की वायर आती है, ये सभी आते हैं। उनके लिए देख लीजिए एक साथ में। तो डिस्क के लिए होता है I 1/2 mr², ठीक है। स्पीयर के लिए होता है 2/5 mr² होता है, ठीक है। और LB/12, अच्छा ये नहीं होता है, सॉरी, L² B²/12, L² + B²/12 ये होता है एक L और B चौड़ी लंबाई की, उसके लिए मतलब वायर, सॉरी सिलेंडर के लिए, सॉरी, ठीक है। मतलब जिसकी एक बीम कह सकते हैं, बीम की होती I, ठीक है ना, ये आप याद रखिए। ये इतने आपको याद रखने हैं। जो डिस्क का होता है वही सिलेंडर का भी होता है I, तो भी आपको याद रखना है I, ये भी I, ठीक है ना। ये इतने बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं इसमें, जो आपका, अरे सॉरी ये मेरे पास ही है मार्कर, तो ये हो जाएगा डिस्क के लिए, डिस्क के लिए, ये हो जाएगा स्पीयर के लिए, स्पीयर के लिए, और ये हो जाएगा रॉड के लिए, ठीक है ना। ये आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं। इन्हीं 3 फार्मूलों के आगे हम लोग देखेंगे वो फार्मूला हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हम लोग देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हम लोग देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, J = I ओमेगा होता है, 1/2 mr² ओमेगा²। ये फार्मूला बेसिक का फार्मूला दिया हुआ है। और J/2m ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, याद रखिए। ये सब आपको मॉडल पेपर में मैं कराऊंगा आसानी से, ठीक है। और आपको याद रखना है K = 1/2 I ओमेगा² याद रखना है। ये काइनेटिक एनर्जी है किसी भी रफ सरफेस के लिए। और कुछ बेसिक से फंडामेंटल इक्वेशन दिए हैं, ओमेगा = ω0 + α t। यहाँ पर ये क्या है, ये आपका है एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा ω² = ω0² + 2α θ, और θ = ω0t + 1/2 α/t²। ये तीनों फार्मूले याद रखने हैं। ये तीनों फार्मूले किसके रिप्लेसमेंट में बनाए गए थे, इसके रिप्लेसमेंट में बनाया गया था, ठीक है। + 2as ये हो गया जाएगा हमारा y = ut + 1/2 at²। ये सारे फार्मूले आपके लिए ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे फार्मूले अगर आपको याद हो गए ना, तो कोई भी आपको ये एग्ज़ाम निकालने से नहीं रोक सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये सारे फार्मूले याद करने होंगे, क्लासेस को कई बार देखना होगा। और जिससे होगा क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो एग्ज़ाम थोड़ा टेंशन में लग रहा है ना, वो रिलैक्स हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा इतना। अब एक और फार्मूला है, इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन कितना होता है, g sin θ/1 + k² r², ठीक है। ये एक बहुत अच्छा फार्मूला है। और फोर्स भी यहाँ से निकाल सकते हैं। फोर्स हो जाएगा mg sin θ/1 + k² r²। ये आपको 2 फार्मूले याद रखने हैं। किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर जब कोई पार्टिकल बिना स्लिप हुए रोल होता है, उसके लिए एक्सेलरेशन कितना होता है और उसके लिए फोर्स कितना होता है। हालांकि tan θ भी निकालते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं, उसको क्वेश्चन पूछा नहीं गया तो वो हम लोग नहीं देखते हैं। ओके, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है। इसके आगे आपके सिलेबस में दिया हुआ है
पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो ये हो जाएगा आपका आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इज इक्वल आई जेड जेड। ये आपका परपेंडिकुलर सरफेस के लिए दिया हुआ है। मान लीजिए ऐसे कोई सरफेस है जिसके लिए तीनों डायरेक्शंस में लिए, मान लीजिए इधर के लिए ये हो जाएगा आई एक्स एक्स, ये मान लिया आई वाई वाई, ये मान लिया आई जेड जेड। अगर किसी भी एक सरफेस के अंतर्गत कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो इसके बराबर हो जाएगा, इस वाली आई के बराबर हो जाएगा। सपोज करिए एक डिस्क है जो मूव कर रही है तीनों डायरेक्शन, मतलब दो एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जेड के सापेक्ष, जेड से रिस्पेक्ट में उसका इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो उसका जेड के रिस्पेक्ट में इनर्शिया हो जाएगा mr² डिस्क का। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हाफ mr² दिया हुआ है, ये भी हाफ mr, ये भी हाफ mr, दोनों को ऐड करेंगे आधा आधा एक हो जाएगा, तो वो बन जाएगा। अगर हम स्पीयर की बात करें, स्पीयर की बात करें तो उसके लिए आई जेड जेड कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, 2/5 कितना हो जाएगा 4/5 mr²। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर हम यही परपेंडिकुलर एक्सिस को छोड़ करके पैरेलल एक्सिस की बात करें तो पैरेलल एक्सिस के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, वो फॉर्मूला है आपका ICM प्लस MA² इज इक्वल नेट आई। ये है आपका, ये है परपेंडिकुलर थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर थ्योरम, ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो ये आप कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। अभी मैं इसका भी यूज़ बताता हूँ कुछ, हालांकि इन सबका मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। यहाँ 2 लगा दीजिए। ठीक है, अब सपोज करिए कि आपके पास में एक स्पीयर है, उसका पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 2/5 mr² प्लस mr² इज इक्वल टू आई कितना हो जाएगा 7/5 mr²। ठीक है ना। अगर इसी की जगह पर हमारे पास में क्या हो, हमारे पास डिस्क हो, अगर हमारे पास डिस्क होगी तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये सब सारे फॉर्मूले याद रखिए आप। इन फॉर्मूलों को याद किए बिना आपका काम चलने वाला नहीं है भाई। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अगर हम इसके आगे चले तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हम डिस्क ले लें, अगर हम डिस्क ले लेंगे या हम ले लेते हैं, हाँ डिस्क ले लेते हैं, सिलेंडर ले लेते हैं, तो सिलेंडर के लिए आई कितना हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा ICM 1/2 mr² प्लस mr²। ये कितना हो जाएगा हमारा 3/2 mr²। 3/2 mr² आई हमारा नेट हो जाएगा, आई हमारा नेट हो जाएगा, जो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अब सपोज करिए इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब ये है कि आई पैरेलल एक्सिस में स्फीयर के लिए इतना था और डिस्क के लिए इतना था, दोनों का कंपैरिजन कर दीजिए। ये डिस्क हो गया, ये हमारा हो गया स्फीयर। तो डिस्क बाई स्फीयर कितना हो जाएगा, देखिए mr² सेम है, 3/2 इंटू 5/7, ये कितना हो जाएगा 15/14। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मैंने आपको बेसिक सा क्वेश्चन बताया है कि इसके अक्ष के पे जितना ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको वो याद रखना है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं हमारे पास और क्या बचा हुआ है। डिस्क का हो गया, इसका बता दिया हमने, और अब हम लोग चलते हैं सीधे कैपलर्स लॉ में। कैपलर्स लॉ, तो कैपलर लॉ को देख लेते हैं। तो कैपलर्स लॉ याद रखिए बस। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है कि कैपलर के जो ग्रह संबंधी नियम थे उसमें कौन सा संरक्षण, मतलब कौन सा कंजर्वेशन फॉलो होता है, तो कौन सा याद है, एंगुलर मोमेंटम, ये आपको याद रखना है। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक और रूल याद है, इसका याद रखिए। जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा, T प्रोपोर्शनल टू R3। ठीक है, अगर कोई सन है, सन के चारों तरफ ये जो हमारे प्लैनेट हैं वो मोशन कर रहे हैं, तो इसकी रेडियस R और घूमने में जो टाइम लगेगा T, उसका रेशियो कितना हो जाएगा ये। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, एक ये याद रखना है। ठीक है, और जो इसका एरिया चेंज होगा पर सेकेंड में,
ठीक है, वो कितना होगा, वो MVR होगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक ये भी बेसिक, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। वो हो जाएगा हमारा जी M1 M2/r², ठीक है। यहाँ से हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। I कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, RE² हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो किसी भी सरफेस के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो किसी भी सरफेस के लिए पोटेंशियल हो जाएगा -GMEM/2R 3 - R/r का होल स्क्वायर। ये मतलब क्या है इसका, समझ लीजिए, मान लीजिए एक स्फीयर है, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये यहाँ पर और यहाँ पर इसका पोटेंशियल निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है कि ये फॉर्मूले में ये कैपिटल R अगर इतना है, या मान लीजिए हम सेंटर पर आ गए तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, अर्थ के सेंटर पर पोटेंशियल हो जाएगा 3/2 GMEM/RE, ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर GMEM/RE, या अगर हम अर्थ पर हैं तो इतना हो जाएगा, अगर ऊंचाई पर है तो ये प्लस में एच आ जाएगा, ठीक है। यही एनर्जी 12 mVE² के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो कौन सी वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी आ जाएगी, स्केप वेलोसिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो स्केप वेलोसिटी करेगी क्या, यहाँ से ये वेलोसिटी क्या करेगी, होती कितनी है, तो 11.2 km/s होती है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास ये वाला फोर्स दिया हुआ है, अगर ये वाला फोर्स हमारा इतना हो जाएगा /RE² = mV0²/RE, तो ये यहाँ से V0 ये हमारा ऑर्बिटल का हो जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, √GMEM/R इतना हो जाएगा। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा GRE रूट में, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले की जो वेलोसिटी, जो एक वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 7.92 km/s। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इन दोनों को आपको याद रखना है क्योंकि ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला एक ये वाला। अब देखिए ये यहाँ पर हमारा इतना मान आया है ये, और VE कितना आ जाएगा, √2GRE, ठीक है। दो वैल्यू हो गई। अब इन दो का रेशियो पूछ देता है तो VO/VE बराबर हो जाएगा 1/√2, ये आपको याद रखना है, या 1.44 ये भी एक मान होता है इसका। अब इसके आगे हम लोग जो चलते हैं तो वो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, आवर्त काल निकालना, मतलब टाइम ऑफ पीरियड निकालना है। तो टाइम ऑफ पीरियड यहीं से निकाल लेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर एक GME/R दिया हुआ है, सपोज करिए कि V बराबर R ओमेगा होता है, तो V बराबर होता है R ओमेगा बराबर √GME/R। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2πr³ GME/T। कभी कभी इस R की जगह पर R+H कर देते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। कोई भी कन्फ्यूज़न आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है, हर चीज़ एक बहुत ही सिंपल वे में चल रही है, आप उसे देखते रहिए, समझते रहिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, ओके। ये हमारा हो गया T। ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग डिराइव करके फॉर्मूलेज बनाए जाते हैं। अब एक आता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, -1/2 GME/RE+H, ठीक है। ये हमारी बेंडिंग एनर्जी से आया फार्मूला है, क्योंकि सभी जितने भी सैटेलाइट हमारे अर्थ के चारों ओर रोटेट हो रहे हैं उनके पास में एक बेंडिंग एनर्जी होती है नेगेटिव की, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाते हैं। अगर हम इसको इतनी ही प्लस एनर्जी दे देंगे तो ये अपना ऑर्बिट छोड़ करके बाहर चला जाएगा घूमने फिरने टहलने के लिए, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है।
तो ये हमारी होगी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से अगर हम चाहें तो इसका भी एक बढ़िया सा फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर ये मान लें कि H = 0 है, इस कंडीशन पर G बराबर जी आर ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 G/mg/r। ये वाला क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, एज इट इज़ ऐसे ही याद रखना है। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन दो रेफरेंस ऑफ फ्रेम्स के लिए दिया गया था। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक फ्रेम है, एक ये फ्रेम है, दोनों फ्रेम में से कोई एक पार्टिकल x डायरेक्शन में जाता है, y में नहीं जाता है, z में नहीं जाता है, तो उसके लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये x में कोई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और y z उसका कॉमन है, रुका हुआ है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x x' - vt, नहीं x' इतना हो जाएगा, और y y' y, z' t। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। हालांकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ओके, फिर हम लोग देखेंगे आपका माइकल मॉर्ली एक्सपेरिमेंट। ये मैंने आपको लेक्चर मैराथन नंबर 9 या 10 में दिया था। उसमें रिलेटिविटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि हर बार एक कॉन्सेप्ट को बार बार क्लियर करना ठीक। देखते हैं अब आगे इसके हमारा जो बचा हुआ है वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्म। ये मैंने आपको बता दिया था। आगे हम लोग देखते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्म। ओके, अब जो हम लोग इसमें आगे देखेंगे वो हो जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्म। वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। x' = x - vt, y' = y, z' = z और t' = t। इसमें क्या करना है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है? इसमें ये आ सकता है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, चल रहा है या मोशन में है। मोशन में करने के बाद में x, y, z में कहीं पे भी चल रहा होगा, जिसमें चल रहा होगा उसमें से आपको vt लेस कर देना है, v × t, मतलब वेलोसिटी टाइम को लेस कर देना है, बस बाकी मान निकल आएंगे, ठीक है ना। आपको ऐसे सॉल्व करना, ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, भी बहुत सिंपल तरीके से पढ़िए और बिना दिक्कत लिए, ठीक है। अब इसमें दिया है स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट मोशन, रेलॉर्ड नंबर्स दिया हुआ है, स्टोक्स लॉ दिया है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है? जब कोई भी विस्कोस लिक्विड किसी भी ट्यूब में फ्लो होता है और उसके सारे पार्टिकल अपने पुराने वाले पैथ पर ही चलते हैं, तो उस टाइप के मोशन को हम कौन सा मोशन कहते हैं? तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। टर्बुलेंट पे ये अपने पुराने पथ को जो है नहीं फॉलो करते हैं, वो आपका टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे आपका दिया हुआ है टर्म मोशन हो गया, और रेनॉल्ड्स नंबर दिया हुआ है, स्टोक्स लॉ दिया है, पेज़ली फार्मूला दिया हुआ है, पॉइज़ली फार्मूला दिया हुआ है, और ये आपका दिया हुआ है नेक्स्ट वाला बर्नौली थ्योरम, उसके एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। तो रेनॉल्ड नंबर पे आते हैं। रेनॉल्ड नंबर आर या k = vc ρr/d। हाँ, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, सॉरी, ईटा या ये आर लीजिए। रेनॉल्ड नंबर किस पर डिपेंड करता है? क्रिटिकल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इसके 3 वैल्यू होती है। ये सब वीडियोस पुराने मैराथन्स में अपलोडेड हैं, प्लीज़ आप उनको देख लीजिए। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूँ जिससे आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। ओके, ये आपका रेनॉल्ड नंबर हो गया। अब इसके आगे आपका स्टोक्स लॉ दिया हुआ है। स्टोक्स लॉ से पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, F = 6π ηRV, F = ΔV/ΔXA, ठीक है। और F बराबर एक और फॉर्मूला याद रखना है, mg/vdg। d नेट है यहाँ पर, तो d हो जाएगा 4/3 πr³ d1 - d2, ये हो जाएगा g = f। अब आप तीनों f's जो दिए हुए हैं, f दिए हुए हैं, तीनों f को बैलेंस करके यहाँ से बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको जो फॉर्मूला मैक्सिमम अप्लाई करना है स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग वो ये है,
ठीक है। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से हम जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब d1 d2 g इज इक्वल 6 पाई नीटा आर बी। ठीक है, ये सब कट पिट जाएगा, आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, एक ये कैपिटल आर कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी कैपिटल हो जाएगा, इस कैपिटल से कैपिटल कट जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पे, तो हमें यहाँ से निकालना है VC। तो VC हो जाएगा हमारा कितना 2/9 ईटा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2/9 आर स्क्वायर d1 d2 एंड ये यहाँ से आपको याद रखना है, इस वाले फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आएगा इस वाले से। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ओके, हाँ, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको याद रखना है। कैसे आएगा, एक लिक्विड में एक बॉल है स्फीयर की, वो गिर रही है, जिसका डेंसिटी कुछ दिया होगा और लिक्विड का डेंसिटी दिया होगा, दोनों को लेस करना होगा, यहाँ पे रख देना होगा। जी की वैल्यू आपको पता है, रेडियस दी होगी, रेडियस रख देना है, ईटा की वैल्यू दी होगी, वीसी का मान निकालना होगा। या फिर ऐसा बोलेगा कि R1 R2 दिया हुआ है, VC1 दिया होगा, VC2 निकालना होगा, ऐसा कर सकता है। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे आपका दिया है पॉइज़ली फार्मूला, तो पॉइज़ली फार्मूले में आ जाइए। पॉइज़ली फार्मूला Q से डिफाइन करते हैं, किसी भी, ये एक ट्यूब दी है, इस ट्यूब से निकलने वाले लिक्विड के ऊपर कैसे का क्या होता है, तो ये होता है PR4 पाई 8 नीटा L। ठीक है, अब L यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से रख दिया है, पर L नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये लेंथ के अकॉर्डिंग, अगर लेंथ बढ़ेगी तो वो नहीं होगा, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, पर कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर L की वैल्यू को भी रखा हुआ है। हाँ सॉरी, L नीचे है भाई, हाँ L, ठीक है, L तो पॉइज़ली का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। पॉइज़ली के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू पाई R4 P बाई 8 नीटा L। ये आपका एक फॉर्मूला है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और वो R के फॉर्म में पूछा गया है। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड ऑफ नैरो ट्यूब। तो उसके लिए आपको कंटिन्यूटी का फॉर्मूला याद करना होगा, A1 V1 बराबर A2 V2 इज इक्वल Q बराबर, अब यहाँ पर कर सकते हैं पाई R4 P बाई 8 नीटा L। ये आप इसके इक्वल कर सकते हैं। बर्नौली का थ्योरम भी आपको याद रखना है, P1 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H इज इक्वल P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। या फिर P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H इज इक्वल कॉन्स्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये बर्नौली का है। दाब ऊर्जा, वेग ऊर्जा, ठीक है, प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी एंड हाइट एनर्जी आर कांस्टेंट, सम ऑफ कांस्टेंट, सम ऑफ द दीज कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर एक हो जाएगा आपका फॉर्मूला यहाँ से V इज इक्वल √2GH। ये कब होगा, जब एक के पास एक टंकी होगी, उस टंकी में छेद कर दिया जाएगा, छेद करने का जो वेलोसिटी जहाँ से जो V होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 2GH, यहाँ से जो इसकी हाइट होगी वो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 2GH। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ बेसिक फार्मूला। एक और बेसिक फार्मूला है Q इज इक्वल A1 √2GH A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस में, ये वेंचुरीमीटर के लिए दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल, हालांकि इससे कभी क्वेश्चन नहीं आया है तो आपको इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बताया उससे ही आपका काम हो जाएगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें, सरफेस टेंशन
स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ, तो सरफेस टेंशन देख लीजिए। सरफेस टेंशन हो जाएगा, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कुछ और बेसिक फॉर्मूले। T इज इक्वल F/2L, इसलिए F इज इक्वल हो जाएगा T इंटू 2L। ये हो गया फोर्स आपका। इस फोर्स को छोड़ के आपका वर्क कितना हो जाएगा, T डेल्टा A हो जाएगा यहाँ से। प्रेशर ये हो गया आपका इतना यहाँ से। ये दो फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब आप आ जाइए प्रेशर में। प्रेशर और सरफेस टेंशन का जो रूल है वो कैसे काम करता है, ये है एयर के लिए या ओनली वाटर के बबल के लिए, एयर एंड वाटर के बबल के लिए। P इज इक्वल 4T/R, ये किसके लिए है, ये है सॉप्स लिक्विड, मतलब साबुन के घोल के लिए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि P बराबर H/ρg होता है, तो यहाँ से हो जाएगा H/ρg इज इक्वल 2T/R, ठीक है, 2T/R। तो अब ये देखिए, ये H और ये R कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H प्रोपोर्शनल टू 1/R। यहाँ से केस नली का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। फिर अगर हम सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हो जाएगा, ρg इज इक्वल 2T cos θ/R। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से एक और आपके लिए अच्छा सा फॉर्मूला बन जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है पहले से ही, फिर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको याद करा रहा हूँ कि कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बना था पिछली बार, 1/R इज इक्वल 1/R1 माइनस 1/R2 से, ठीक है। इस R की वैल्यू पूछी गई थी, दो सरफेस दी गई थी, उनके टेंशन दिए गए थे, उनकी रेडियस दी गई थी, उसके लिए वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इस H का थीटा पर, H का इस पर रिप्रेजेंटेशन बताना है, और ये वैल्यू यहाँ से पूछी गई थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐड पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे दिया है हुक्स लॉ, ये सब मैंने पढ़ा दिया है आपको। आप प्लीज़ पुरानी वाली मैराथन्स देख लीजिए, उसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत ही डीपली मिल जाएंगी। मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता दे रहा हूँ जिससे आप एक ही बार में हर चीज़ समझ सकें, ठीक है। तो जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेस है, स्ट्रेस और स्ट्रेन ये E होता है। ऐसे करके ही ये यहाँ पर अगर हम इसको Y डिपेंड कर दें तो Y इज इक्वल हो जाएगा S/E, ठीक है। और इसे B अगर डिपेंड कर दें, अगर B हम बोल दें तो ये हो जाएगा S/E, और अगर इसे हम ईटा बोल दें तो भी हो जाएगा S/E। सभी के लिए आपको देखिए, सभी S/E सभी के लिए। अब इसके लिए, इस वाले के लिए, यंग मॉड्यूलस के लिए S की वैल्यू होती है F/A और E की वैल्यू होती है डेल्टा L/L। बल्क मॉड्यूलस के लिए S की वैल्यू होती है F/A और इसकी वैल्यू होती है डेल्टा V/V। अब ये होता है प्रेशर, तो हो जाएगा P, ठीक है। और शेयरिंग के लिए क्या होता है, ये होता है थीटा और ये होता है F/A, ठीक है। पॉइजन रेशियो होता है डेल्टा L/L डेल्टा D/D, ठीक है। लेटरेंट लेंथ एंड नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ एंड लैटरल लेंथ रेशियो होता है। और कुछ फॉर्मूले होते हैं, y/2 एक होता है, y/3 होता है, एक y/9 होता है। ये सब मैंने आपको बताया है। ईटा 1 प्लस सिग्मा, b 1 माइनस 2 सिग्मा, बीटा n 3bn, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने जो आपको बताए हैं वो सारे के सारे, ये आपकी पूरी यूनिट ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। हाँ, ये पूरी यूनिट ख़त्म हो चुकी है। बाकी की जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो प्लीज़ आप मैराथन सारी देखिए, सारी मैराथन्स को बार बार देखिए। अगर आप चाहते हैं कि इस बार GIC आपका 100% निकले तो जितनी भी मैं 20 मैराथन टोटल बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी मैराथन सिर्फ कहने के लिए है। मैराथन की क्लासेस सिर्फ 1 या 35 मिनट, कुछ तो 20 या 25 मिनट की है। सारी की सारी अगर मैं मिला दूँ तो कम से कम 20 से 40 घंटे का मैटर होगा, 20 घंटे का मान लीजिए मैटर होगा। अगर आप 20 घंटे का मैटर 5 दिन लगातार देख लेंगे, 5 दिन लगातार सारे देख लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छी तरह से। उससे होगा क्या, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होने वाले होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करिए। आपके हर कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी याद रखना है कि
आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आपके लिए हर वो चीज़ लेकर के आए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए करना चाहते हैं। सिर्फ आपके लिए उसको हमारा साथ देना है, हमारे साथ रहना है, अपना प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।